हेलो गाइस, आई एम मुकुल सक्सेना फ्रॉम बियर कार्टेल ग्रुप। तो अभी तक आपने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं और शेयर्स कैसे अलॉट होते हैं हम लोगों को। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा या आप लोग मुझसे पूछना चाहो कि भाई मैं जब फ्री में आराम से बैठ के घर पे अपने पैसे एफडी में डाल के या पीपीएफ में डाल के या एनपीएस में डाल के या कोई रियल इस्टेट प्रॉपर्टी खरीद के या गोल्ड वगैरह खरीद के उसमें अपने पैसे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं शेयर मार्केट में क्यों इतना घुसूं। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ज़रूरत है कि आप स्टॉक मार्केट में आएँ और पैसा इन्वेस्ट करें। देखिए, जो आप अगर एफडी लेते हैं तो उसमें आपका पैसा बढ़ता है 6.5% से, और जो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो वो बढ़ रही है 5.59% से। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मान लीजिए कि 100 रुपये में आज हैं आपके पास 100 रुपये, एक साल बाद आप 5.59% उसमें से पैसा आपका कम हो जाएगा। मतलब कि आप 100 रुपये में आज मान लो एक कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मान लो कि 1 लाख रुपए में आपने कोई घर खरीदा आज, एक साल बाद उसकी जो आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की वजह से। वही घर आप एक साल बाद 5.59 वो सॉरी 1 लाख का नहीं खरीद पाएंगे, उसमें से 5.59% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपए की। अब आपका पैसा आपने डाल दिया एफडी में, वो बढ़ा 6.5 से, तो मतलब कि 1% टोटल अगर नेट टू नेट ग्रोथ निकाली जाए तो आपकी 1%, मतलब अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये बढ़ के मिले 1 लाख रुपए पे। अगर आप सोच के डाल रहे हैं कि आपके 1 लाख के 1,06,500 रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे उसकी वैल्यू जो होगी पैसे की, 1,06,500 रुपये जो आपको मिलेंगे एक साल बाद, उससे आप जो खरीद पाएंगे वो सिर्फ 1,01,000 का सामान खरीद पाएंगे एक साल बाद, एज कम्पेयर टू अभी। ठीक है, ऐसे ही जो पीपीएफ होता है उसमें 7.5% से बढ़ता है पैसा, एनपीएस में 8 से 10%, रियल इस्टेट में 12 से 15, गोल्ड में 6 से 14 तक बढ़ जाता है। लेकिन ये सब बहुत कम है। अभी जब मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा कि शेयर मार्केट में कितना बढ़ जाता है पैसा, तो आप समझेंगे कि कितना पैसा हमारा बढ़ रहा है, एक्चुअल में जो ग्रोथ होती है वो कितनी हो सकती है, कितना हम कर सकते हैं और कितना हम पीछे रह रहे हैं। थोड़ा सा रिस्क हर चीज़ में होता है, लेकिन हमें रिस्क लेंगे तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अब देखते हैं कि शेयर मार्केट में कितना ग्रोथ हो सकता है। ये लास्ट ईयर का डेटा है 2021, ये 4 जनवरी 2021 से, और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब 14 जनवरी तक का डेटा है। इसमें मैंने निकाला है कि पिछली पूरी एक साल में जो शेयर मार्केट ग्रोथ हुई है वो 30.34% ग्रोथ हुई है। ये से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मान लो आप कि 30% ग्रोथ बहुत होती है। मैं कह रहा इसको आप कम भी करोगे तो कितना, 15 से 20% तो नॉर्मली मार्केट आपको दे ही देता है। आप कभी भी पिछला बैक डेटा जो मिलेगा आपको उसको आप बैक टेस्ट करके देख लेना, आपको एटलीस्ट 15 से 20% एक साल में ग्रोथ मिल जाती है शेयर से। तो 15 से 20% की ग्रोथ अच्छी खासी एक हेल्दी ग्रोथ मानी जाती है। तो इसलिए शेयर मार्केट हर किसी के लिए, और अगर आप थोड़ा सा अच्छा लेवल पे सीख जाते हो या ट्रेडिंग वगैरह करके अच्छी ग्रोथ कर लेते हो आप, तो आपकी ग्रोथ ये 15 से 20% के बहुत ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शन हैं, ये सारे खरीद के, वो भी डोंट वरी आप, वो आपको उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज़ सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। अभी स्टार्टिंग है, बहुत से लोग बिगिनर हैं जिनको नहीं पता, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मैं सिखा दूंगा कि कब कैसे कहाँ ट्रेडिंग करनी है जिससे आपका रिटर्न ज़्यादा बढ़े। अल्टीमेटली हमको रिटर्न बढ़ाना है अपनी कैपिटल का। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं सामने कि 30% एटलीस्ट ग्रोथ लास्ट ईयर में जो हुई है, तो एटलीस्ट कितनी भी कम आप मानेंगे तो 15 से 20% आपको शेयर मार्केट दे ही देगा। इन सभी से ज़्यादा रियल इस्टेट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, बॉन्ड, डिवेंचर, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा रिटर्न और कोई अभी
मेरी नज़र में तो नहीं है, बाकी किसी की नज़र में भी नहीं है जो सबसे ज़्यादा दे सके रिटर्न। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अब आप कहोगे ठीक है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में बहुत सी मिथ रहती हैं, बहुत से मिसकंसेप्शन रहते हैं कि शेयर मार्केट ये तो जुआ है। हमारे आस पड़ोसी, आपको किसी से भी आप एडवाइस अगर लेंगे तो वो कहेंगे शेयर मार्केट तो जुआ है, इसमें तो पैसे डूबते ही डूबते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर्स में भी देखोगे, कभी भी ये नहीं निकलता कि शेयर मार्केट इतना बढ़ गया, इतने लोग कमा लिया। वो एक आध बार निकलेगा, लेकिन 40 बार ये जरूर निकलेगा कि शेयर मार्केट गिर गया, निवेशकों के 40 करोड़ डूब गए, 1 लाख करोड़ डूब गए, कि 10 लाख करोड़ डूब गए। ये सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ नहीं निकलती। इसीलिए हमारे दिमाग में, हमारे आस पड़ोस में भी सभी लोग यही कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता, आप अगर उससे नॉर्मली एडवाइस लेंगे ना शेयर मार्केट की, तो वो यही बोलेगा शेयर मार्केट जुआ है। लेकिन मैं आज आपकी ये गलतफहमी भी मैं दूर करूँगा, ऐसे नहीं भाई, डेटा के साथ दूर करूँगा। तो गाइस देखिए, मैंने ये डेटा लिया है निफ्टी का, निफ्टी इंडेक्स है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी की कैलकुलेशन कैसे होती है, मतलब 50 स्टॉक के ऊपर ये कैलकुलेशन हुई है। ठीक है, तो जो निफ्टी का डेटा है वो 1 जनवरी 1999 से लेके अब तक का डेटा मैंने पूरा लिया है। 1 जनवरी 1999 को जो निफ्टी था, ये देखिए, इसमें 890 रुपये 80 पैसे का था, और अभी जो आज करंट प्राइस है उसका, वो है 18,255 रुपये। अब देख रहे हैं आप, ग्रोथ का चार्ट देख रहे हैं, कहीं पर ऐसा तो है नहीं कि निगेटिव गया हो। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना रिस्क के, ये देखिए ऊपर ही जा रहा है। भले ही बीच बीच में थोड़े से जैसे ये डाउनफॉल आया है, ये डाउनफॉल आया है, वो हर कहीं रहेगा। अगर शेयर मार्केट में आ रहा है, ऐसे ही गोल्ड में भी आएगा, ऐसे ही रियल इस्टेट का अभी इतना दिनों का हर किसी को पता होगा, ज़्यादातर जो थोड़ा भी बहुत रियल इस्टेट से संपर्क रखते होंगे या जानते होंगे या उसकी न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो हर किसी को पता होगा रियल इस्टेट में एटलीस्ट 5 से 6 साल से तो बिल्कुल ही रियल इस्टेट मंदी में चल रहा है। ऐसा हर किसी में डाउनफॉल आता है, बिजनेस में भी डाउनफॉल आता है, यहाँ भी आता है। ये भी एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, ये भी एक बिजनेस है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जैसा कि हम बिजनेस के ओनर हैं, तो हमें अपनी सोच भी उस तरह की रखनी होगी कि हम बिजनेस के ओनर हैं और उसी की तरह हमें अपने एक्शंस करने होंगे। ये देखिए 2008 में ये जो डाउनफॉल आया है, ये आया था क्योंकि यूएस में जो सब प्राइम क्राइसिस हुई थी उसके कारण। लेकिन वो क्राइसिस से बाहर निकल के ये मार्केट इतना ऊपर गया, और फिर ये 2020 में ये कोविड में जो लॉकडाउन सिनेरियो आया था उसकी वजह से ये डाउनफॉल है। और फिर यहाँ के बाद देखिए फिर रिवर्स करके उसका 150% तक रिटर्न दिया है अभी मार्केट ने। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है, लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने यहाँ पे ख़रीदा हो या यहाँ पर ख़रीदा हो या यहाँ पर ख़रीदा हो, तो उसकी ग्रोथ ही है, लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होता। ये शेयर मार्केट भले ही लोग कुछ भी कहें कि जुआ है, लेकिन अगर आप खुद ही डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में उतार और चढ़ाव लगे रहते हैं। दूसरा एक मिसकंसेप्शन लोगों को होता है कि अगर हमको शेयर मार्केट में जाना है तो हमें स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए फिनेंस की, हमको आना चाहिए कि क्या बैलेंस शीट है, क्या P&L है, कैश फ्लो रेशियो, सब चीज़ें हमको आना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह सारे रेशियो आना चाहिए, ये वो। इतनी चीज़ें पढ़ोगे तो आप उसको कहाँ पर यूज़ करोगे। अब इसका भी मैं आपको विद डेटा एक दिखाता हूँ कि कौन कितना, जो सबसे अमीर लोग हैं जो इससे बने हैं, शेयर मार्केट से सबसे अमीर बने हैं, जिनका नाम आप कभी भी गूगल भी कर लो या यूट्यूब पे सर्च कर लो, उनका नाम ही आप जिनके मैं बताऊंगा सर्च कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि इनका बैकग्राउंड क्या था, इन्हें पढ़ाई क्या की थी, और ये कैसे बने हैं। जो आपको लगता होगा अभी तक कि मेरे को अगर फिनेंस की नॉलेज है तो मैं कर ही नहीं सकता कुछ, तो उसके लिए ये है अब आपके सामने। ये लोग सारे इंडियन बिलियनियर हैं, और इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है राधा कृष्ण अडवाणी जी। आपको लग रहा होगा कोई कहीं नाम सुना है शायद, जो लोग इनको फॉलो करते होंगे अच्छे से जानते होंगे। ये अंडर ग्रेजुएट हैं
और सिर्फ इनका नाम इसीलिए नहीं फेमस है। आप डी मार्ट, जिससे आप अपने कपड़े वगैरह खरीदते होंगे, घर का सामान खरीदते होंगे, जो सबसे सस्ता बेचते हैं, वो डी मार्ट के फाउंडर हैं ये राधा कृष्ण धमानी जी। और आपको एक चीज़ और बताऊं, राधा कृष्ण धमानी और राकेश झुनझुनवाला ये बहुत साथ साथ हैं, और राकेश झुनझुनवाला जी राधा कृष्ण धमानी जी को अपना गुरु मानते हैं। अब आप पूछेंगे इससे क्या मतलब है, लेकिन राधा कृष्ण धमानी जी ने तो डी मार्ट से पैसा कमाया, आप सोचेंगे, लेकिन नहीं, अगर आप उनकी पढ़ेंगे तो उन्होंने जो भी पैसा कमाया, तो राधा कृष्ण धमानी जी ने अपना सारा सबसे ज़्यादा पैसा जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करके ही कमाया। उसके बाद उन्होंने उस पैसे को री इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, डी मार्ट में। वो अंडर ग्रेजुएट हैं। दूसरे हैं राकेश झुनझुनवाला, इनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोला जाता है, और इन्होंने अभी अक्सा एयरलाइंस के नाम से एक अपनी एयरलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा कमाया है। और इन्वेस्टर ही नहीं, इसके साथ साथ ये ट्रेडर भी है। इन्होंने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया, अब जाके वो इन्वेस्टिंग में कर रहे हैं। तो ये एक सीए हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ, सीए तो फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं। ऐसे ही रामदेव अग्रवाल, ये मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर हैं, ये भी सीए हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप इन्हें फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, बिल्कुल, नो डाउट। अब इसके बाद जो नाम आता है वो है पुरिंज बुलियात। ये एक लॉ ग्रेजुएट है। लॉ ग्रेजुएट को फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं होती, वो लोग नहीं पढ़ते फाइनेंस। ऐसे ही डॉली खन्ना, ये तो इंजीनियर है, इनका तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आशीष, इनका भी दूर दूर तक कोई एक्सपोजर ही नहीं हुआ होगा फाइनेंस से, लेकिन ये भी इतना पैसा इन्होंने कमाया है, इनका नाम है इस लिस्ट में। उसके बाद हैं विजय खेड़िया, बी कॉम किया है इन्होंने। नॉर्मली सबसे ज़्यादा लोग बी कॉम किए हुए होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा बी कॉम में भी फाइनेंस नहीं होता है जो इतनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज उनको हो जाए। आशीष धवन, निमेश शाह, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं अपने, ये भी बहुत अच्छे स्टॉक ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर हैं। इनमें से देखिए आप, एक MBA हैं, बीकॉम हैं, BSc बायोकेमिस्ट्री से हैं, इन्हें कहाँ से नॉलेज होगी फाइनेंस की? फाइनेंस की इतनी डीप नॉलेज नहीं होगी। रमेश धमानी, ये तो HR स्पेशलिस्ट है। HR में तो इसका लोग अपना फाइनेंस छोड़ के HR लेते हैं, इसलिए कि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती फाइनेंस में। लोग HR तब लेते हैं ज़्यादातर, या फिर बहुत ज़्यादा उनको HR में बहुत ज़्यादा ही उनका पैशन हो तब लेते हैं। लेकिन इन लोगों में से किसी को कोई भी इतना ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं थी फाइनेंस की, ना ही इतनी स्ट्रॉन्ग थे, ना ही वो हर चीज़ जानते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस वाले ही कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है बेसिक चीज़ों को जानने की, बेसिक चीज़ों को सीखने की, जो कि मैं आपको इस सीरीज़ में सिखाऊंगा। मेरी वीडियोस आएंगी, आप देखें उनको। आपको जहाँ समझ में नहीं आए आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।